जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो तो सारा ही भारत में है। जी। पाकिस्तान तो मांगा गया था हैदराबाद में, पाकिस्तान मांगा गया था उत्तर प्रदेश में, पाकिस्तान मांगा गया था महाराष्ट्र में। जो पंजाब है आज का, जो पाकिस्तान है, वहां तो पाकिस्तान मांगा ही नहीं गया था। ताकि लोलुपता के चक्कर में जिन्होंने मांग उठाई और सत्ता ही पाने के लिए लोगों ने इसको स्वीकार भी कर लिया और देश बढ़ भी गया। तो पंजाब में माधोपुर जो बैराज था जी, वहां से रावी नदी की नहरें चलती थी, जो लाहौर में भी सिंचाई करती थी, अमृतसर में भी करती थी। आगे बढ़ गई फिर ये फिरोजपुर आ गया हिंदुस्तान में। जी, फिरोजपुर बैराज से जो नहर आगे चलती थी वो चली गई पाकिस्तान में। जी। तो झगड़ा हो गया कि भाई फिरोजपुर बैराज भारत के पास है, उससे पानी जो निकलता है एक दो नहर को छोड़ के बाकी सब पाकिस्तान जा रही है। पाकिस्तान सहमत हो गया रॉयल्टी देने पर, दिल्ली समझौते में बात आ दिल्ली गई। समझ में आ गई, लेकिन ये रह गया कि रॉयल्टी कितनी होगी। अच्छा। एक तो ये तय रहा ना, एक माधोपुर की जो बैराज, जो माधोपुर बैराज को हम ऑपरेट करेंगे तभी तो पानी छोड़ेंगे, तो उसके उसकी कीमत क्या होगी, लागत क्या होगी, इन दो बातों पे विवाद रह गया, बाकी सब हो गया था। मुझे लगता है कि ज्यादातर देशों ने ही पाकिस्तान की मदद की। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में तो संभावना थी नहीं कि एक बड़ी ताकत बन जाएगा। पाकिस्तान का तो ये डर, पाकिस्तान तो बार्गेन करता था कि मुझे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ रूस की तरफ। तो अगर कोई कुछ करना चाहता तो वहां शोर मचाता था, ये पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा, ये सारा पानी भारत को दे रहा है, पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, पाकिस्तान में लोग मर जाएंगे, भूखमरी फैल जाएगी। पॉलिटिकल इशू हो गया, पॉलिटिकल ही हो गया। जी जी। और पाकिस्तान में तो ये शोर मचता रहा कि भाई सारा पानी जो है भारत को दिया जा रहा है और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान सूखा हो जाएगा, यहाँ फसल ही नहीं होगी, गंदम नहीं होगा, यहाँ कपास नहीं होगा, हम मर जाएंगे और भारत खत्म कर देगा। और भारत में ये होता रहा कि भाई नेहरू जी कुल मिला के सुलझा लेंगे। तो अयूब खान ने बड़ी भारी चाल चली, कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं चल सकता। उसने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा क्या है, अरे कश्मीर कोई मुद्दा थोड़ी है, हमें तो पानी चाहिए, अगर पानी मिल जाए। ये अयूब खान के बयान है बकायदा ऑफिशियली, अगर हमारा पानी का मसला सुलझ जाए तो भारत से हमारा क्या झगड़ा है। अगर तुम सिंधु जल का सही तरह से बंटवारा करो, इस पे सोचो, तो इस पानी की वजह से आप पाकिस्तान से कश्मीर खाली करवा सकते हो बिना गोली चलाए। मोदी जी ने इसको निरस्त नहीं किया है, इसको स्थगित किया है। जी जी। हम चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड जी जी और न्यूजीलैंड, ये जो देश, जो अमेरिका गुट कहलाता है जी जी, या यूरोपियन गुट कहलाता है, वो सारा वर्ल्ड बैंक है। जी जी। तो इन देशों ने संधि होने के साथ पाकिस्तान को $100 मिलियन की मदद की थी वहां पर नहर बनाने के लिए। तो इनके भी साइन हुए हैं। मैंने कमाल ही कर दिया। नेहरू जी ने इतना उदार तो मेरे ख्याल से ना कोई पैदा हुआ है ना कभी कोई होगा। मिस्टर इंग्लैंड के थे वो, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी। उन्होंने कहा है कि जो संधि एक पक्ष को सब कुछ देती है जो वो चाहता है, वो अच्छी संधि नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा है, निरंजन डी गुलाटी कह रहा है। सेहत इसी वजह से गिरी। हाँ, वो एक गुलाटी कह रहा है कि नेहरू का अंत सिंधु जल संधि की वजह से हुआ जी। ये भारत इसको निरस्त कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज मैं जब चल रहा था घर से तो मुझे मालूम पड़ा कि भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हो रहा है। तो पहलगाम के बाद, वो अलग बात नहीं, वो अलग बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वो अलग बात नहीं है। अच्छा, जो लोग पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, वो इस संधि को निरस्त करने के बाद वापस भी बहाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज बिल्कुल अनौपचारिक बातचीत है। जो खास मेहमान बैठे हैं उनको सब जानते हैं, लेकिन परिचय करवाना वो मेरा कर्तव्य है। हमारे एनजेपी स्टूडियो में पहुंचे हैं जल युद्ध के नायक के नाम से चर्चित रघु यादव। रेवाड़ी के पूर्व विधायक हैं, समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारक, लोहियावादी, अलग अलग वाद पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां समय समय पर इनकी आती रही है। वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और इसके अलावा लेखक के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज सबसे पहले हम इनसे जो चर्चा करेंगे वह लेखक के रूप में ही करेंगे, सिंधु संधि का सत्य। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील। जब भारत ने एक तरफा जल समझौता निरस्त किया था, जब पाकिस्तान के साथ जो विवाद हुआ था अभी पिछले वर्ष, उसके बाद हमने रघु यादव का इंटरव्यू किया था। साक्षात्कार में इन्होंने बहुत कुछ बताया था। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इनकी पुस्तक आई है सिंधु संधि का सत्य,
रघु यादव की ये पुस्तक है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो पानी का बंटवारा हुआ था उसको लेकर के पूरी हम चर्चा करेंगे। ये आम धारणा बनी हुई है या बना भी दी गई है मुझे नहीं पता, मैं तो तटस्थ भाव से जानना चाहूँगा और सारे शब्द जो अपने इनकी तरफ डाल दूंगा। ये जो जवाब देंगे वो एक विशेषज्ञ का जवाब होगा और मैं जो कहूँगा वो, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ पानी का, इसलिए पानी के मामले में जो पूरी बात है हम ये सोचते हैं कि रघु यादव की बात ज़्यादा एथेंटिक होगी, ज़्यादा प्रमाणित होगी। और सिंधु जल समझौते को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जितनी बात रघु यादव बता सकेंगे, जितनी बात इस पुस्तक के बारे में रघु यादव बता सकेंगे, उतनी शायद मैं नहीं बता पाऊँ। इसलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद रघु यादव जी। धन्यवाद महेश जी। तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं, ये पुस्तक लिखी आपने सिंधु संधि का सत्य, नाम का विचार कहाँ से आया, कब बीजारोपण हुआ, किस तरह ये पुस्तक लिखी? देखिए, मेरी जो सार्वजनिक जीवन है, पब्लिक लाइफ, उससे ही पॉलिटिकल लाइफ भी जुड़ी हुई है। वो शुरुआत हुई थी रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए। और जब मैं विधायक था तो मेरा निजी प्रस्ताव, तो विधायक बनने से पहले ये संघर्ष चल रहा है? ये संघर्ष तो मेरा जब 77 में आया, पढ़ाई खत्म होने के बाद संघर्ष शुरू ही ये किया था। और पहला संगठन जो हमने बनाया उसका नाम था बेरोजगार सेना। जी जी। और उसकी प्रमुख मांग थी कि रोजगार के अधिकार को संविधान का मौलिक अधिकार बनाया जाए। जी जी। तो जब मैं विधायक बन गया तो विधानसभा में मैंने अपना निजी प्रस्ताव रखा। सप्ताह में एक, की बात है 1987, ये 88 की बात है, 87 में विधायक बना था। हाँ जी। तो मेरा प्रस्ताव जब बहस चर्चा के लिए आया तो डॉक्टर मंगल सेन जो मेरे माने सीनियर मेरे थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि रघु थे, खुद ही बीजेपी के पर्याय थे। तो उन्होंने कहा रघु यादव की जुबान पर सरस्वती का वास है, इनकी वाणी प्रखर है, भगवान इनको ये करे वो करे, काफी। और हाँ, उन्होंने मेरे प्रस्ताव का बहुत पुरजोर समर्थन किया। प्रस्ताव क्या था? संविधान में मौलिक अधिकार बनाया जाए रोजगार। हाँ। तो फिर विधानसभा ने चर्चा के बाद, मेरे उत्तर के बाद, उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके केंद्र को भेज दिया, क्योंकि संविधान का मौलिक अधिकार बनाना विधानसभा का कार्य क्षेत्र नहीं है। हाँ, अधिकार क्षेत्र है केंद्र का। तो केंद्र को भेज दिया था और अभी वो होगा केंद्र के पास। मतलब एक तरह से आपने पहल की। और उसके बाद में प्रफुल्ल मोहंता होते थे असम में, एनटी रामाराव थे आंध्र में, और बंगाल में आंदोलन मेरे ख्याल से। एनटी रामाराव तो टीडीपी के संस्थापक ही थे। और हाँ, वो प्रफुल्ल महंता वगैरह ये सब उसमें आए थे आंदोलन में। तो इन सबसे जो सीएम थे, मैं सबसे मिला व्यक्तिगत रूप से, और उन सबसे कहा कि भाई आप लोग भी ऐसा प्रस्ताव करें ताकि ये रोजगार जो है ये संविधान का मौलिक अधिकार बन जाए। उसका मतलब ये था कि ये सरकार का दायित्व होगा। ये तो हम अलग से भी चर्चा करेंगे। इसका भी यही है। जी। मेरा बताइए। मेरा मतलब उसमें यह हो जाता है, अधिकार हो जाने से, कि सरकार का यह दायित्व हो जाएगा कि जो भी वयस्क है, वो अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उन सबको उसे रोजगार देना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी हो जाती है क्योंकि उसका अधिकार हो गया। तो उससे क्या होता है कि, और रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन क्या हो सकता है? कल कारखाने नहीं हो सकते। क्योंकि कल कारखाने जैसे खुलेंगे तो एक जगह खुलेंगे, वो केंद्रीकृत रोजगार पैदा करेंगे। जैसे धारूहेड़ा में विकेंद्रीकरण नहीं होगा। और सबसे अच्छा रोजगार या विकेंद्रीकृत अगर रोजगार मिल सकता है तो वो पानी से मिल सकता है। जब पानी जाता है धरती पर तो उससे रोजगार पैदा होता है, और उस घर में ही रोजगार पैदा होता है जहां से पानी जाता है। हाँ, पानी जहां चला जाएगा वहां पे। आज गांव में अगर पानी नहीं है तो भूखमरी हो जाएगी। ना केवल पीने का संकट रहेगा बल्कि खेतों में भी कुछ नहीं होगा। बरसात के ऊपर कितनी खेती हो जाएगी। लेकिन अगर नहर का पानी पहुंच जाता है तो फिर साल में 2 फसल तो मामूली है, 3-3, 4-4 भी लोग लेते हैं। और जो फसल 3-3, 4-4 होगी, कृषि का उत्पाद बढ़ेगा और फल सब्जी ये सब बढ़ेंगे, तो फिर यातायात भी चाहिए मंडी में जाने के लिए। खुशहाली आएगी, रोजगार पैदा होगा, सब चीज होगी, और वो इलाका ही तरक्की कर जाएगा। ये करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में क्यों संपन्न थे? क्योंकि यहाँ नहरी पानी था। और ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये मेवात, ये सब पिछड़े हुए क्यों रहे? क्योंकि यहाँ सिंचाई नहीं थी। कुओं से कितनी खेती होती। तो रोजगार के लिए तब जब बिजली आई उसके बाद आई नहीं, फिर वो चड़त से पानी निकालो, रहट से पानी निकालो, बिजली आई नहीं आई, मेहनत बहुत कष्टदायक था। तो
जब ये रोजगार के लिए ही मेरा ध्यान गया कि असली तो रोजगार तब पैदा होगा जब पानी हमारे खेतों में आएगा। तो जो आप मुट्ठी बंद करके ऐसे ही आंदोलन में भी यही चलता है, यही है कि स्टाइल बनी रहेगी। आप पानी आएगा जी, तभी रोजगार पैदा होगा और तभी बेरोजगारी मिटेगी। केवल गुड़गांव में चौकीदार लग जाने से किसी फैक्ट्री के आगे या कहीं क्लर्क बन जाने से या ड्राइवर बन जाने से बेरोजगारी नहीं मिट जाएगी। बेरोजगारी तब मिटेगी जब गांव की सारी धरती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, 100% सिंचित क्षेत्र बने, पशुधन भी उससे बढ़ेगा, उससे सब कुछ बढ़ेगा। जी जी। तो उस बेरोजगार सेना से ही, रोजगार के अधिकार से ही हमारा ध्यान गया कि नहरी सिंचाई होनी चाहिए। जी जी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये जब हमने सोचा, क्योंकि जब मैं ये सवाल मन में उठा, पानी क्यों नहीं है यहाँ, जबकि करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, यहाँ तक कि भिवानी में भी आ गया था, दादरी में तो नहीं था लेकिन रोहतक में भी आ गया था, भिवानी के एक पार्ट में आ गया, दादरी वाले इलाके में नहीं था। झज्जर भी हमारा सूखा हुआ था, लेकिन झज्जर के उस तरफ पानी आ चुका था। तो मैंने कहा जब हरियाणा में इतना सब पानी आ रहा है, अब तो झज्जर के कई गाँव में सेम है। हाँ, सेम हो रहे। तो हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं, ये जब सोचा तो मालूम पड़ा कि ये नहरें जब खुदवाई थी, बंसीलाल जी का समय बताते हैं, उस समय ये नहरें खुदी थी शायद, क्यों मेरे आने से पहले की बात है। हाँ, मैं 77 में यहाँ, बंसीलाल ने ही बनवाई, बंसीलाल जी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और बंसीलाल जी के समय नहरें बनी थी। तो नहरें किस लिए बनी थी, पानी रहा होगा तभी तो बनाई होंगी। जी जी। अगर ये होता कि भाई पानी नहीं है तो फिर नहर क्यों बनाते। जी। नहर तभी बनी जब उनके पास इतना पानी था कि यहाँ दिया जा सकेगा। लेकिन नहरें बनने के बाद जब मैं आया, जब सारी नहरें यहाँ सूखी पड़ी थी, उनमें गादड़े भी आते थे जी, या आंकड़े जामते थे, और बल्कि जिन गांवों में नहर थी, इस तरह की सिचुएशन थी, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था, एक बूंद, नहर सब सूखी थी, सब टूट फूट भी गई थी। किस सन के आसपास की बात है ये? 77-78 की बता रहा हूँ मैं। पानी नहीं था? नहीं, पानी नहीं था, कोई नहर में पानी नहीं आया था। नहरें खुद चुकी थी, बन भी चुकी थी, बनकर टूट भी चुकी थी। अच्छा। हाँ, और जिस गांव में नहर बनी थी, सुविधा पहुंचने की बजाय वहां दुविधा हो गई थी, क्योंकि जिनके खेत नहर के दूसरी तरफ पड़ते थे उनको आने जाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वो परेशान होते थे, बहुत लंबा लंबा चक्कर काटना पड़ता था, क्यों हर नहर पे तो पुलिया बना नहीं सकते थे। जी जी। तो बड़ी त्राही होती थी। हाँ, लोग चाहते थे कि नहरें खत्म की जाए, तो मैंने कहा खत्म नहीं की जाए, इनमें पानी दिया जाए। तो जब फिर मेरा पढ़ाई शुरू हुई, ना तो मैं इतिहास का, ना भूगोल का, ना हिंदी का, ना अंग्रेजी का कोई स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैंने तो इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियर। हाँ, इस तरह से कोई विषय नहीं पढ़ा। पर तब मैंने पढ़ना शुरू किया कि यह नहर का सिस्टम क्या है, पानी क्यों नहीं आ रहा है जी। तो फिर मैं जब ये पढ़ ही रहा था, रोजगार के लिए लड़ी रहा था, हाँ, 87 में मैं विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद काल पड़ गया, यानी बिल्कुल ही सूखा हो गया जी। तो पानी पीने के लिए दिक्कत हो गई, पशुओं के लिए दिक्कत हो गई। तो हमने आवाज उठाई कि भाई कम से कम हमारे जोहड़ भरे जाए। जब नहरें खुदी हुई है तो इनका फायदा उठा करके हमारे जोहड़ भरे जाएं। तो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जब रेवाड़ी जिला नहीं था। जी जी। जिला तो हमने बाद में बनवाया, उस समय महेंद्रगढ़ जिला होता था। तो नारनौल में मीटिंग हुई थी वो जी, ग्रीवेंस कमेटी की जी। और शायद मास्टर हुकम सिंह दादरी से एमएलए होते थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, चौटाला का वो जो प्रकरण चला था, उसके बाद तो मुख्यमंत्री थे हुकम सिंह जी, उस समय शायद ग्राम पंचायत मंत्री होते थे, तो वो उस ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक। तब मैंने वहां प्रश्न किया कि भाई मैं कई बार लिख करके दे चुका हूँ, मुझे बताया जाए कि ये जोड़ अभी तक क्यों नहीं भरे जी। तो कोई उत्पल होते थे, उत्पल XCN या SC होते होंगे जी, उन्होंने वहां, जब मैंने बार बार कहा कि भाई बताया जाए पानी के बारे में, जोड़ सब सूखे क्यों हैं, तो उनका आंकड़ा आया कि हमने तो 100 इतने जोड़ थे, उसमें से 94 भर दिए। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, मैं गांव गांव घूमता रहता हूँ, कोई जोड़ वोड़ नहीं भरा, आपने 4 भी नहीं भरे, आप 94 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल फर्जी आंकड़ा, बिल्कुल फर्जी आंकड़ा, बिल्कुल फर्जी आंकड़ा। तो मैं ऊपर से मुझे बताइए कौन सा जोड़ भरा है, मैं चलता हूँ आपके साथ, जो भरे आप बताइए। तो बोले नहीं, अब तो इतनी गर्मी पड़ रही है, सूखे होंगे। मैंने कहा कम से कम भरा होगा, सूख भी क्या होगा तो गांव वाले तो बताएंगे कि जोड़ भरा था। तो एक वो बाद में उसकी वाइफ शायद मंत्री भी बनी, उसका नाम सारवान था कोई, अच्छा, वो अधिकारी होगा, सारवान, तो ML सारवान था कोई जी। वो खड़ा हुआ बोले ये तो अफसरों की बेइज्जती की जा रही है।
अरे मैंने कहा बेइज्जती क्या किया है भाई, मैं तो हिसाब मांग रहा हूँ। हाँ, पानी बता दो, मेरे पानी साथ बताओ चलो। कौन सा जोड़ भरा है। तो सब सारे अफसर खड़े होकर चले गए मीटिंग छोड़ करके। हुक्म सिंह जी ने कुछ कहा नहीं, वो बैठे रहे। मैंने कहा आप करिए ना, एक्शन लीजिए। कुछ नहीं कोई बोला, सारे अफसर चले गए, मीटिंग छोड़ के चले गए, सारे अधिकारी उस मीटिंग को छोड़ के चले गए। कमाल की तो बात चली गई देवीलाल जी तक। हाँ। वो मुख्यमंत्री होते थे। तो मैंने उनको बताया कि बात तो ये है, आप लोग जोड़ भरने के लिए पैसा भी देते हैं, प्रावधान भी करते हैं, लोगों से वायदा भी करते हैं, पर जमीन पे तो जोड़ भरा नहीं जा रहा और ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं। तो बस वहीं से गाड़ी जो है आपकी उनकी पटरी से उतरनी शुरू हो गई। तो चलता रहा सिलसिला। खैर आखिर वो पानी के मामले में तो फिर यही रहा कि भाई हमें हमारा पानी मिलना चाहिए। वो बात होती है कि जब भी आप और हम बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी दीजिए, तो सरकार का एक जवाब होता है कि जब SYL बन जाएगी तब आपको भी मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, हम आपको पानी देंगे, लेकिन SYL बनने दीजिए। फिर हमें वो भी पढ़ना पड़ा। बात यह है कि SYL बनने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि अभी पानी नहीं है, पानी तो है। जैसे आज अभी आप कह रहे हैं कि झज्जर में भी सेम हो गई है, 1.8 मिलियन एकड़ फीट तो आ रहा है पानी, बिना SYL के बने भी आ रहा है। जी। और खूब आ रहा है, ऐसा नहीं है। और अगर पानी नहीं आता तो सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में, और अब आप झज्जर भी कह रहे हैं, इन सब जिलों के अंदर कहीं कहीं सेम क्यों हो जाती? यानी पानी कम होने से तो सेम नहीं होती, एक्सेस पानी से होती है। जी। तो एक ही प्रदेश में सेम भी हो और सूखा भी हो, जी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है, समुचित बंटवारा नहीं है, बंटवारे में गड़बड़ है, जी, उपयोग में गड़बड़ है। तो हमने बात है कि भाई इसका न्यायोचित बंटवारा हो। उचित की बात नहीं करते हम, समुचित की नहीं करते, बराबर की नहीं करते, न्यायोचित बंटवारा हो। जी। और हमारे क्षेत्र में जो सूखा है उसका भी निवारण हो, और जहां सेम है उसका भी निवारण हो। आप सूखे के नाम पर भी पैसा खर्च करते हो, वो खाया जाता है, और सेम को मिटाने के नाम पर भी खर्च होता है, उसे भी जीमा जाता है। तो ये स्थिति खत्म होनी चाहिए, और जो पानी आ रहा है उसका हिसाब दीजिए। फिर हमने बताया भी उनको कि जो रावी व्यास का पानी आना था उसमें सतलुज का तो पहले से आ रहा है, जी। और ये भी आ चुका है पानी, तो अभी गड़बड़ क्यों है? बस वही जलयुद्ध हो गया, जलयुद्ध हो गया। जलयुद्ध के अंदर बजाय हमसे बात करने के, जी, और बजाय उस बात को सुनने के, समाधान करने के, उन्होंने सीधा गोली चला दी। उस गोली में मेरे जो होने लगा है, हाँ, नारनौल 3, ये था 10 अगस्त 1993, और सारी जनता आई थी वहां। क्यों? उस पंचायत से पहले मैं 200, 300, 400, 500 गाँव में गया था, 400-500 गाँव में गया था, और सबको न्योता देकर आया था, और बात को गाँव के बीच में बैठ के समझा के आया था, इसलिए लोग आए थे। हाँ, पानी का हक चाहिए। हाँ, सब अपने, आज की तरह नहीं था, जी। सब अपने ट्रैक्टर लेकर, बसों से अपने आप आते थे, और बहुत बड़ी भीड़ थी। तो चलिए, मतलब उस समय तक आप ये समझाने में कामयाब रहे कि पानी के मामले में भेदभाव हो रहा है, और पानी के मामले में भेदभाव क्यों हो रहा है, इसको लेकर के क्या निष्कर्ष निकल के रहा है? कहाँ पंजाब से नदियां, जो भी कुछ है, जो सारा कुछ मैंने बताया, सारा, और गांव की चौपाल में बैठ के समझाया। हर गांव में मैं बैठा, लोग, महिलाएं और पुरुष और नौजवान सब इकट्ठे हुए, उनके बीच में सारी बात रखी, और बताया कि नहर की सिंचाई क्या है, कुएं की सिंचाई क्या है, बिजली का चक्कर क्या है, सारा कुछ समझाया। तभी तो लोग आए, अपने साधनों से आए। तो उस पर गोली चला दी, और गोली चलाने के बाद काफी लोग हताहत हुए, तो 2 हमारे नौजवान उसमें शहीद भी हुए। जी। हाँ, तो शोर मच गया कि भाई भजन लाल ने मरवा दिया, कांग्रेस की सरकार थी, भजन लाल मुख्यमंत्री था, और हमारे यहाँ के 6 मंत्री थे उसमें, जी, 6 मंत्री थे। दुर्भाग्य से अभी उसमें 1-2 अभी भी मौजूद हैं। तो वो मंत्री थे, वो गोली चल गई, लोग हताहत हो गए, और काफी बुरा हाल हुआ। मैं भी 1.5 महीने तक रोहतक के PG हॉस्पिटल में रहा। आप तो मरते मरते बचे। हाँ, बिल्कुल, ये दोबारा जीवन मिल गया, दोबारा पुनर्जन्म हो गया। तो भैरव सिंह शेखावत और कल्याण सिंह कालवी, सारे ही लोग तो मिलने आए थे वहां पे। तो उसके बाद ये पानी जो है का मुद्दा बन गया। तो ये जो लोग हम पे गोली चला रहे थे, अब वो भी सब पानी की मांग करते हैं, वो भी अपने आप को जलयुद्ध का योद्धा बताते हैं। यही लोग तो थे जो गोली चलवा रहे थे। तो हुआ क्या कि भजन लाल इसके अंदर हमारी आंखों में भी आ गया। सबने उंगली भजन लाल पे उठाई, कांग्रेस पर उठाई, कि कांग्रेस की हुकूमत और भजन लाल मुख्यमंत्री। तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और गीत भी बन गए, भजन लाल के भी खिलाफ बन गए, कांग्रेस के भी खिलाफ बन गए।
तो भजन लाल से फिर मेरी जब बात हुई काफी अरसे बाद, तब वो चाहते थे कि वो एक पार्टी बना रहे हैं, कांग्रेस में उनकी दुर्गति हो गई है, निकाल दिया गया है, तो अब मैं उनको कुछ सहारा दूं। तो मैंने कहा आपसे तो बात भी नहीं हो सकती यार, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जनहित कांग्रेस, तो आपसे कैसे बात हो सकती है? आपने तो नारनौल में गोली चलवाई, अहिरवाल में आपका तो आना ही नहीं बनता है, आपसे तो लोग बहुत ही मतलब दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो भजन लाल ने कहा भाई सच बात यह है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था गोली चलने का। हाँ, मैंने कहा आप मुख्यमंत्री थे यार, आपको कैसे नहीं पता था? बोले सब कुछ हो गया लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को क्या लेना देना अहिरवाल से? रघु यादव करा तो हम भी सुन लेते तुम्हारी, वो तेरे भाइयों ने ही करवाया ये। अच्छा, उसने तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? एसपी और डीसी होते हैं इंचार्ज। तो बोले अब ऐसा ही होता है, सरकारें चलती है तो मंत्री भी होते हैं, सभी होते हैं, एक का थोड़ी पूरी बारात है, आपके लोगों ने करवाया। तो मैंने कहा चलो ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ, मैं लोगों के बीच ये बात रखूंगा, ये बात आप लोगों से कह देना। अच्छा, ये बात आप लोगों से कह देना कि भाई ये तो मैंने नहीं किया, आपके अपने ही लोगों ने किया है, जो उस समय मंत्री थे, जो भी यहाँ से नुमाइंदे थे। तो बोला मैं तैयार हूँ। तैयार हो गए आप? भजन लाल तैयार हो गया। तो मैंने कहा आपने तुलाराम के नाम की छुट्टी की थी अपने जमाने में, और जब इसको बंसीलाल जी ने रद्द कर दिया था तो मैंने इस छुट्टी को विधायक के रूप में बहाल करा दिया था। बहाल तो चौधरी देवीलाल ने की थी मेरे ख्याल से। देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, हमेशा सरकार ही करती है बहाल, जी जी, मुख्यमंत्री ही करता है, लेकिन करवाने वाला भी तो कोई होता है। मैं विधानसभा में बोला था, कह रहा हूँ आपकी रिकमेंडेशन पे चौधरी देवीलाल ने की थी ना। हाँ, मैं विधानसभा में बोला था। मेरी स्पीच के बाद राव वीरेंद्र सिंह जो बाद में मंत्री भी रहे और सांसद थे हमारे, उन्होंने मुझे चिट्ठी भी लिखी थी कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज अहिरवाल से एक ऐसा व्यक्ति विधानसभा में बैठा है जो सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को देख सकता है और इलाके के बारे में सही बोल सकता है। बड़ा धन्यवाद दिया था उन्होंने। हालांकि मैंने फिर उसमें भी गड़बड़ कर दी, मैंने उनको लिख दिया एक पोस्ट कार्ड कि अगर आप अपने समय पे अपना कर्तव्य निभाते तो ये दिन आता ही नहीं। इतनी तो रघु यादव शरारत करते रहे, तो वो बात जो आगे बढ़नी थी बढ़नी नहीं थी, तो फिर मैंने वहीं तोड़ दिया उसको। खैर, राव वीरेंद्र ने पहचाना तो सही। हाँ, उन्होंने हीरा है हमारे पास, पहचाना, फिर कहा, पहचाना नहीं, कहा कि भाई ये हीरा है और इनमें दम है सच बात को कहने का और सच बात को समझने का। तो चलिए अभी बात हो जाए ना, भजन लाल ने हाँ कर लिया। अब जब वो भजन लाल 23 सितंबर थी, अब जिस भी साल में रहा होगा, और मैं आयोजक हो गया, भजन लाल गेस्ट हो गए, और तुलाराम पार्क में मैंने बुला ली सभा। जी जी। तो सब हमारे को तुलाराम पार्क में सभा ना हो, क्योंकि वो डर गए ना, जिनकी पोल खुलनी थी वो सारे डर गए, वो सब एक हो गए कि ये सभा। अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो उससे पहले एक रैली जो इन लोगों ने कर ली थी, राव इंद्रजीत वगैरह ने, उसके बाद आपने बुलाया था ना भजन? नहीं, इन्होंने हमारी रैली रोकने के लिए की यार, वही तो चक्कर था। एक रैली तो हो गई थी, वही नहीं, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब एक मंच पे आए। वही तो बात है कि जब मैंने रैली अनाउंस की और भजन लाल मुख्य अतिथि और मैं आयोजक, तो क्या हुआ कि पहले तो इन्होंने इंद्रजीत से दरखास्त दिलवा करके तुलाराम पार्क की हमसे छीन लिया कि नहीं, यहाँ तो रैली होगी इंद्रजीत की, हमारी कोई तुलाराम शहीदी थी, वो कोई इनकी समिति होगी जो वीरेंद्र सिंह भी चलाते रहे थे, वो बहुत इन्होंने छोड़ छाड़ दिया था वहां पर। तो इन्होंने कहा नहीं ये करेंगे। तो साहब वो यहाँ कोई डीसी होती थी, कोई महिला थी, तो उन्होंने वो हमारा कैंसिल कर दिया। हम तो परमिशन ले चुके थे और इन्होंने अनाउंस कर दी कि हम करेंगे शहीदी दिवस, और उसमें हुड्डा आएगा, उसमें ये आएगा, उसमें वो आएगा, सारे आए थे, सारे ओपी जिंदल। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब हम तो कैसे बर्दाश्त करते कि ग्राउंड तो हमारे पास था। तो मैं चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मैं गया तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने कहा डीसी के बहुत पढ़ निकल गए हैं। अच्छा, जो इसने एसडीएम जो अथॉरिटी है जिसकी दी हुई परमिशन को वो लांग गई है वो, तो उसको तो बाद में देखेंगे, फिलहाल ये परमिशन हम रघु यादव परमिशन ग्रांटेड हमें को ग्रांट कर दी। तो जब मेरी परमिशन मिल गई हाई कोर्ट से, हम जीत गए, तो फ्लैश तो हो ही जाना था न्यूज के अंदर, और इनका भी मुंह लटक जाना था क्योंकि ये हमको छीन करके आए थे। तो मैं जब पहुंचा दिल्ली तो भजन लाल तो बल्लियां कूद रहे थे, बहुत जोर से कूद रहे थे कि आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, अब आपको आना है? बोले पक्का आऊंगा, पक्का आऊंगा। तो मैं कहा ठीक है। तो वही भजन लाल के मकान से ही हमने उस रैली का इश्तिहार भी छपवाया। मेरे मित्र थे, उनको बुला करके मैंने भजन लाल की और अपनी फोटो के साथ इश्तिहार भी छपवा लिया। इधर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे यहाँ नवल किशोर शर्मा आएगा,
और अहीर कॉलेज के प्रांगण में रैली वो उस करेंगे। समय एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हरियाणा का इंचार्ज था वो। हरियाणा के इंचार्ज थे। तो उन्होंने कहा नवल किशोर शर्मा आएगा और हुंडा जो भी हो सकता था सारे नाम ले दिए, हम करेंगे तुलाराम इसमें कॉलेज में करेंगे, अहीर कॉलेज में हुई थी जी। हाँ। तो और हमने कर दिया अनाउंस तुलाराम पार्क का। तो अब इन्होंने कहा कि भजनलाल को आने ही नहीं देंगे। तो मैं मिला नवल किशोर शर्मा से, मैंने शर्मा से कहा कि वो वैसे मेरे नाम से तो परिचित थे पर शायद रूबरू हम नहीं मिले थे पहले। मैं शर्मा जी आप रेवाड़ी जा रहे हैं शहीदी दिवस की रैली में, हम लोग पहले से आयोजित कर रहे हैं और एक रैली तुलाराम पार्क में है जिसको हटाने की कोशिश की गई खत्म करने की, पर वो हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है, तो मैं उसकी रैली को कर रहा हूँ और भजनलाल आपके पार्टी के हरियाणा में शायद अध्यक्ष थे या जो भी थे वो रैली में आ रहे हैं, तो आपको ऐसे में सोचना चाहिए। बोले भाई मैंने तो सोच रखा है, मेरे को तो आप देख लेना, मैं आऊंगा रेवाड़ी और रैली भाई आप कर रहे हो बहुत खुशी की बात है, लेकिन रैली तो शहीदों की है, एक की बजाय 2 क्यों 4 हो। ऐसे कह करके वो उन्होंने कह दिया कि भाई रैली तो हो तो हो और मैं आ रहा हूँ, आप भजनलाल को देख लेना। उसने ये भी कहा नवल किशोर ने, हाँ, भजनलाल को देख लेना। मतलब तो मैं वहां से सीधा भजनलाल के पास आया, मैंने भजनलाल जी से कहा कि मेरी नवल किशोर जी से बात हुई है और वो आ रहे हैं और ये लोग अहीर स्कूल में रैली कर रहे हैं और अपनी तुलाराम पार्क में है, हमने पर्चे भी छपवा दिए हैं और आपके मकान से छपवाए, आप गड़बड़ तो नहीं करोगे। बोले पक्का आऊंगा ये बात। तो साहब हमने अपनी रैली कर ली, लोग आ गए। भजनलाल ने मुंह छिपाने के लिए एक अनीता एमएलए हैं थी या उस समय और एक नरेंद्र ये भी एमएलए था, इनको भेज दिया उस रैली में। खुद नहीं आए। बस वो नहीं आया तो भजनलाल की भी मट्टी पलित हो गई और हमको जो नुकसान कर सकता था वो उस आदमी ने कर दिया। क्या हमने तो इसीलिए भजनलाल क्यों नहीं आए? उनको क्या ऐसा लग रहा था? वो उनको लग रहा था कि ये सब कुर्सी संबंध अच्छा हो जाएगा। नहीं ये नहीं, उन्हें लगता था नवल किशोर शर्मा डैमेज कर देगा, सीएम नहीं बन पाऊंगा। ये डरपोक लोग हैं, जो कुर्सी ही जिनका सब कुछ होता है वो डरते हैं। बहुत डरपोक आदमी निकला वो, उसने सारा नाश कर दिया। नहीं अगर उस दिन भजनलाल आ जाता और ये बात क्लियर हो जाती कि वो नारनौल की रैली में किसने गोलियां चलवाई तो बात ही खत्म हो जाती, पर इन लोगों ने आने नहीं दिया उसको। ये था जो, तो वो बात आज भी यूं क्यों बनी रह गई भजनलाल की कमजोरी से। हम चाह रहे थे सारी बातें आपके पॉडकास्ट में अगले में आती, आप इसमें आप अगले में डाल देना, पॉडकास्ट डाल देंगे वो तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा एडजस्ट। यादव जी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, सिंधु संधि का सत्य है क्या? सिंधु संधि का सत्य क्या है? आमतौर पर ये धारणा बनी हुई है, आपने पहले मुझसे साक्षात्कार में कहा था कि भारत सरकार ने लंबे समय बाद एक सही फैसला लिया है नरेंद्र मोदी ने कि इसको एक तरफा रद्द कर दिया है। समझौता कुछ था ही नहीं, सिंधु संधि कुछ थी ही नहीं। क्या है पूरा का पूरा सच क्या है सिंधु संधि का? नहीं समझौता भी है, संधि भी है जी, और नेहरू जी के और अयूब खान के दस्तखत भी है। हाँ जी, ये हुई थी। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है? मीडिएटर नहीं है जी, वर्ल्ड बैंक एक भला अधिकारी है जो 2 लोगों के बीच में बैठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की सिंधु जल संधि में कोई भूमिका नहीं है। वर्ल्ड बैंक के एक वो माध्यम बना था, एक वो उसकी बैठक में बात हुई थी, इतना कह सकते हैं जी। बाकी वर्ल्ड बैंक का कोई लेना देना इस संधि से सीधा नहीं है। जी जी, ये संधि 2 देशों के बीच है। तो आप बताइए जो ये जो बीजारोपण हुआ पुस्तक लेखन का, हाँ। ये फिर कैसे जो आपके मन में आया कि मुझे शब्द देने चाहिए पानी की समस्या को? अंग्रेजों का जब राज रहा जी और काफी लंबा रहा 200 साल जी, उसी समय नहरी सिंचाई शुरू हुई थी। जी जी, उस समय तक बांध नहीं बने थे। एक बात मैं समझा दूं कि बांध वो होता है जिसमें पानी का भंडारण होता है, पानी को यानी तालाब बनता है, पानी रोका जाता है और फिर उस पानी को वहां से छोड़ करके बिजली भी उत्पन्न की जाती है और सिंचाई के लिए भी दिया जाता है, वो तो होता है बांध। जी जी, जहां पानी का भंडारण नहीं होता है वो होता है बैराज। जी जी, और एक होता है जहां पानी को केवल रोक बनाकर केवल मोड़ दिया जाता है नदी से खेतों में, वो कई तरह के ढांचे होते हैं। जी जी, तो अंग्रेजों के रहने तक यहाँ कोई भंडारण का बांध नहीं बना था। जी जी, हाँ भाखड़ा बांध का काम शुरू हो चुका था अंग्रेजों के समय में। हाँ भाखड़ा बांध का ये जो योजना है सतलुज नदी पर, ये बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जी जी, ये अंग्रेजों से पहले की है जी। और तो जो अंग्रेजों के समय नहर का निर्माण हुआ सिंधु और इसकी सहायक धारियों में। अब सिंधु नदी जो है माउंट कैलाश जो तिब्बत में है, जी जी, वहां से आरंभ होती है जी, वहां से उत्तर पश्चिम में चलती है, फिर 320 किलोमीटर बहने के बाद दमचौक नाम की जगह से जहाँ रेजांगला भी है जी जी, वहां से ये भारत में प्रवेश कर जाती है जी। भारत में प्रवेश करने के बाद चीन के रास्ते आती है
तिब्बत के, चीन चीन रह जाता है बाहर। चीन का कोई मतलब ही नहीं है। तिब्बत को हम इंडिपेंडेंट, नेहरू जी ने उसको मान लिया, तिब्बत को हम इंडिपेंडेंट मान रहे हैं। हाँ, तिब्बत, ये मान लीजिए। हाँ जी, तो तिब्बत से इसका उद्गम है। जी जी। और तिब्बत से आती है भारत में, नमचौक से, फिर ये लेह होती हुई आगे बढ़ती है स्कार्दू, और फिर उसके नंगा पर्वत से मुड़ करके ये कोहिस्तान में चली जाती है। जी जी। फिर उसके बाद ये अटक के बाद पाकिस्तान, मैदानी पाकिस्तान में आ जाती है। जी। तो सिंधु की एक नदी है काबुल जी, जो अफगानिस्तान से चलती है जी, वो अटक नामक शहर में इससे मिलती है, सिंधु से। वो उसकी पश्चिमी सहायक है। अटक पे ये सारी मिलती है? नहीं, ये नहीं मिलती है, काबुल मिलती है। काबुल में स्वात मिलती है, वो अलग बात है। पर काबुल नाम की नदी अटक में मिलती है सिंधु से। फिर आगे चलकर एक कुर्रम नाम की नदी है जी, वो भी मिलती है सिंधु से, वो ये पश्चिमी है जी जी। पूर्व में चलती है एक तो सतलुज, जहां से सिंधु रवाना होती है, उद्गम होता है, उसके थोड़ी ही दूर 80 किलोमीटर के पास से नंगा, उससे राक्षस ताल से जी जी, माउंट कैलाश के पास से ही ये चलती है सतलुज। थोड़ा सा हमारे दर्शक आसानी से समझेंगे। जो पंजाब की 5 नदियां हैं, इनमें से पाकिस्तान की तरफ किन नदियों का प्रवाह रहा, और इधर हरियाणा की तरफ जो मौजूदा हरियाणा है, पंजाब है, इसमें किन किन नदियों का प्रवाह? सभी नदियों का रहा है। पांचों का, क्योंकि पंजाब तो एक ही था ना जी जी, सिंधु थाला भी एक ही था जी। अब ये जैसे सतलुज है, ये सबसे पूर्वी नदी है जी जी, और लंबी भी है। तो ये घुसती है सिपकिला से, हिमाचल से होती हुई, फिर ये भाखड़ा में आती है, भाखड़ा बांध के बाद ये पंजाब में आती है। बीच में थोड़ा सा दर्शक आसानी से समझ जाएंगे, भारत तो रेपेरियन स्टेट है ना? भारत भी रेपेरियन है, पाकिस्तान भी रेपेरियन है, हम अपर रेपेरियन है, हम लोअर रेपेरियन है। तो अपर जो हमारा जो अपर हैंड है, अपर हैंड से जो पानी तो ऊपर से नीचे की ओर ही जाएगा ना। पाकिस्तान में किन नदियों का पानी जा रहा है इस समय, और हरियाणा, पंजाब, हमारे भारत में कौन सी नदियों का पानी आ रहा है? 5 नदियां ही, बल्कि 6 नदियां, सिंधु भी, सतलुज भी, झेलम भी, चिनाब भी, रावी भी, ब्यास भी। ब्यास केवल एक ऐसी नदी है जो हरिके में ही पूरी हो जाती है, सतलुज में मिल जाती है। बाकी सब नदियां पाकिस्तान में भी जाती थी जी जी। तो जब देश अंग्रेज जब चले गए, तो जो कुछ उन्होंने बनाया था जी, वो भी बट गया और नदियां भी बट गई। हाँ, वो नदियां कैसे बटी जो है वो जानना चाहिए। कश्मीर में जो समझौता हुआ, सिंधु समझौता जो है, वो नहीं, जल समझौता क्या था जो रेड क्लिफ लाइन खींची थी जी, पंजाब के बंटवारा करने के लिए रेड क्लिफ कमीशन बनाया गया था जी, और उसे तुरंत में ही एक लाइन बंटवारे की खींच देनी थी। और वो बंटवारे की जो लाइन थी, जो बॉर्डर बनाना था, वो हिंदू मुस्लिम आधार पर बनाना था जी, मुस्लिम मेजोरिटी अलग और हिंदू मेजोरिटी अलग। अब हम कुछ भी कहें, लेकिन रेड क्लिफ को यही कहा गया था कि आप मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल। आप थोड़ा इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके बता रहे हैं आप। नहीं, छेड़छाड़ नहीं, ये देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, आप ये कह रहे हैं? और किसके आधार पर हुआ था? पाकिस्तान किस आधार पर मांगा गया था जी? अगर धर्म के आधार पर नहीं तो देश का बंटवारा ही क्यों हुआ? चलो, मैं तो आप इतिहास नहीं, ये तो हकीकत है, इसमें कोई इनकार ही नहीं है। मुस्लिम लीग की मांग ही क्या थी? भारत में तो 20 करोड़ हिंदू हैं, वो मुस्लिम है भारत में तो 20 करोड़ आज के दिन, और रह गए थे इधर। तो जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो तो सारा ही भारत में है जी। पाकिस्तान तो मांगा गया था, हैदराबाद में पाकिस्तान मांगा गया था, उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान मांगा गया था, महाराष्ट्र में। जो पंजाब है आज का, जो पाकिस्तान है, वहां तो पाकिस्तान मांगा ही नहीं गया था ना। तो जो सिंधी लोग थे सिंध में, वो कोई पाकिस्तान का फेवर में थे, और ना ही जो पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर वाला एरिया, मुल्तान वाला एरिया, ये पाकिस्तान के फेवर में था। यहाँ तो जमींदारा लीग पार्टी होती थी। और बंगाल के अंदर भी स्थिति अजीब है, वो लोग भी पार्टीशन के और पाकिस्तान के हक में नहीं थे। जो पाकिस्तान के पूरी पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के हक में तो केवल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद और महाराष्ट्र से ही आंदोलन हुआ था, बाकी कहीं का तो कोई था ही नहीं जी जी। जहां पाकिस्तान बना है वहां तो कभी पाकिस्तान की मांग ही नहीं थी। बलूचिस्तान ने कब मांगा पाकिस्तान? तो जो लाइन खींची अंग्रेजों ने, पख्तूनख्वा जो है जी जी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, ये सब पाकिस्तान नहीं चाहते थे जी। पाकिस्तान तो बंटवारे के मुस्लिम के आधार पर। जो आज भी बलूचिस्तान की जो आवाज उठती है, वो भी नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ। नहीं, कोई भी नहीं चाहता था पाकिस्तान। जिन्ना ने एक टाइपराइटर से बात उठाई थी, और सत्ता की लोलुपता के चक्कर में जिन्ना ने मांग उठाई, और सत्ता ही पाने के लिए लोगों ने इसको स्वीकार भी कर लिया, और देश बढ़ भी गया। और बढ़ने के बाद जो मारकाट मची, वो तो विश्व के इतिहास में। चलिए पानी पर आते हैं। वो पानी पर अंग्रेजों ने लाइन खींची फिर है,
अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ कमीशन ने, रेड क्लिफ उसमें 2 मुस्लिम और 2 हिंदू भी थे, एक सिख थे, हिंदू भी थे, लेकिन रेड क्लिफ को उन्होंने अधिकार दे दिया था। और रेड क्लिफ ने बाकायदा मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल के हिसाब से वो लाइन खींची थी, ठीक है, जो माधोपुर से शुरू होती थी और फिरोजपुर के पास आकर के पूरी होती थी। तो उस लाइन से क्या हुआ कि जो नदियां थी वो सब बढ़ गई। 3 नदियां बढ़ी पंजाब की रेड क्लिफ लाइन से। एक तो बढ़ गई रावी, एक बढ़ गई सतलुज, और सतलुज की वजह से ही बढ़ गई ब्यास। और जो कश्मीर जब भारत में आ गया या पाकिस्तान में चला गया, उसकी वजह से बढ़ गई सिंधु, उसकी वजह से बढ़ गई झेलम, उसकी वजह से बढ़ गई चिनाब जी। अब सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तो अगर कश्मीर की एलओसी नहीं होती जी तो भी बटनी थी, क्योंकि कश्मीर की सीमा को पार करके फिर ये पंजाब में ही आती थी जी। तो ये तो अदरवाइज भी बढ़नी थी। ये था कि आगे जाकर बढ़ती, वो पहले बढ़ गई जी। तो ये जब नदियां बढ़ गई तो ऊपर का तो कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा नीचे का था, जहां पंजाब था। तो पंजाब में माधोपुर जो बैराज था जी, वहां से रावी नदी की नहरें चलती थी, जो लाहौर में भी सिंचाई करती थी, अमृतसर में भी करती थी। आगे जो लाहौर के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी वो जाती थी, और हिंदुस्तान के गुरदासपुर, अमृतसर के क्षेत्रों में भी जाती थी। एक तो वो नदी बढ़ गई, नदी माधोपुर तो भारत में आ गया, आगे का हिस्सा सीमा पे आ गया जी, उधर लाहौर, इधर अमृतसर, गुरदासपुर। आगे बढ़ गई फिर ये फिरोजपुर आ गया हिंदुस्तान में जी। फिरोजपुर बैराज से जो नहर आगे चलती थी वो चली गई पाकिस्तान में जी। तो झगड़ा हो गया कि भाई फिरोजपुर बैराज भारत के पास है, उससे पानी जो निकलता है 1-2 नहर को छोड़ के बाकी सब पाकिस्तान जा रही है। ऐसी रावी का चक्कर है जी। तो विवाद हो गया बंटवारे के साथ ही जी जी। तो एक दिल्ली समझौता हुआ जी। दिल्ली समझौता क्या हुआ कि पाकिस्तान और भारत के प्रतिनिधि बैठे। नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ? नहीं, वो तो दिल्ली समझौते में नेहरू नहीं थे। अच्छा, उस समय वो तो पहले अधिकारी लेवल पे बात हुई थी शिमला में जी जी। उन्होंने एक मोटा मोटा तय कर लिया था जी कि भाई इतने दिन के लिए कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। उसमें तय हो गया था जी कि कैसे पानी देना है और कितना देना, क्या करना है। ये भी तय हो गया था कि पानी तो अब भारत को चाहिए, भारत ही लेगा जी, पाकिस्तान वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगा, लेकिन जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक भारत पानी छोड़ता रहेगा। ठीक है। और वो जो पानी भारत छोड़ेगा, भारत कहता है कि इसमें हम मालिकाना हक लेंगे, पानी हमारा है, हम तुम्हें देंगे तो उसकी रॉयल्टी हमको चाहिए। अच्छा। जैसा जब अंग्रेजों के समय बीकानेर रियासत लेती थी महाराजा गंगा सिंह, तो अंग्रेज उनसे रॉयल्टी लेते थे जी जी। जो गंग नहर में पानी जाता था उसकी रॉयल्टी बीकानेर स्टेट को देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। बीकानेर महाराजा रॉयल्टी देते थे अंग्रेजों को पानी के लिए, पानी उससे मिलता था। ऐसे ही भारत ने कहा कि अब नदी का पानी हमारा हो गया, पाकिस्तान में जाएगा तो तुम हमें रॉयल्टी दो। पाकिस्तान सहमत हो गया रॉयल्टी देने पर। दिल्ली समझौते में बात आ गई, दिल्ली समझौते में आ गई, लेकिन ये रह गया कि रॉयल्टी कितनी होगी। अच्छा। एक तो ये तय रह रहा, एक माधोपुर की जो बैराज, जो माधोपुर बैराज को हम ऑपरेट करेंगे तभी तो पानी छोड़ेंगे, तो उसके उसकी कीमत क्या होगी, लागत क्या होगी, इन 2 बातों पे विवाद रह गया, बाकी सब हो गया था, बात सुलझ चुकी थी। अगर ये 2 विवाद ना रहे होते, उस समय किसी ने दरिया दिल्ली दिखाई होती और कहा होता कि भाई कुछ दिनों की बात है, बाद में तो तुम कर ही लोगे, हम रॉयल्टी छोड़ देते हैं जी जी, या माधोपुर बैराज की छोड़ो, जब आ जाएगा हो जाएगा, अभी से रहने दो। लेकिन उस समय अड़ गए, तो वो 2 मुद्दे विवाद के रह गए। उसकी वजह से दिल्ली समझौता अस्थायी नहीं हुआ, वरना हो गया था वो समझौता। और वो अस्थायी हो जाता तो ज्यादा बड़ी बात थी, वो बात ही खत्म ही हो गई थी, विवाद ही खत्म हो गया था। हुआ क्या कि इस दौरान कश्मीर का मामला उलझ गया, कश्मीर का मामला उलझ गया। तो कश्मीर का मामला उलझ गया तो इधर भारत और पाकिस्तान का पानी पे, पंजाब में तो पानी पे विवाद हो गया, उधर कश्मीर पे विवाद हो गया। तो एक है मिस्टर लिलियनथल जी, अमेरिका में एक टेनेसी वैली प्रोजेक्ट बना था जिसमें 3 प्रांतों की नदियों को टेनेसी में एक बांध बना करके आपस में बंटवारा हुआ था जी। विवाद था, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय नहीं था जी, वो अंतरराज्यीय था, क्योंकि अमेरिका के 3 राज्य थे वो। और उसको सुलझाने में या उसको क्रियान्वित करने में मिस्टर लिलियनथल जो थे, उनकी एक डेविड ई लिलियनथल है, मतलब अच्छा इंजीनियर था या अच्छा योजनाकार था, उसने वो बनाई थी। नेहरू उससे बड़े प्रभावित थे। ये जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई उसने बाद में फरक्का, वो भी नेहरू ने उसी से प्रभावित होकर बनाई थी। और नेहरू थोड़ा दुनिया भर की खबरें रखा करते थे और वो
दिए के नीचे कम देखते थे, दूर ज़्यादा प्रकाश फेंकते थे। जी तो नेहरू का ध्यान टेनिसी पे चला गया। तो उन्हीं दिनों नेहरू का जब जाना हुआ अमेरिका, तो वो लिलियनथल को न्योता दिया है जी जी कि कभी आइए आप हमारे यहाँ। हम्म तो लिलियनथल ने जब आपस में चर्चा की और कहा कि मैं भारत जाऊंगा, तो ये विवाद चल ही रहा था। तो उनसे और लोगों ने, पाकिस्तान के जो विधि सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार, बेकर था शायद, उसने कहा कि आप पाकिस्तान भी जाना। और फिर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को ले गया बेकर लिलियनथल के पास, उसको एक पाकिस्तान का नक्शा भी दिखाया और कहा कि जरूर जाना। तो जब लिलियनथल आए भारत, तो वो पाकिस्तान भी पहुंच गए जी। वो लियाकत खान के जो भी मुख्य प्रधानमंत्री थे उनके भी मेहमान रहे और भारत में नेहरू जी के मेहमान रहे। वो यहाँ देख दाख करके घूम फिर के चले गए। उन्होंने एक लेख लिखा कि कल के भाई आज अलग हो गए हैं और दो टुकड़ों में बात कर रहे हैं। ये दो टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं। नदी जल तो एक ही है, नदियां तो एक ही हैं, इसलिए इसको एक मान करके चला जाए और एक रूप में ही इसकी डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए, तो उससे जो है दोनों को लाभ होगा और जो पानी व्यर्थ जा रहा है वो सारा इस्तेमाल हो जाएगा और दोनों हरे भरे हो जाएंगे। और इसमें विश्व समुदाय भी इन देशों की मदद कर सकता है, यानी आर्थिक रूप से। तो अभी एक चारा फेंक दिया। नेहरू जी तो एकदम झांसे में आ ही गए। उधर वो पाकिस्तान तो तैयारी बैठा था, क्योंकि उसका हाथ तो पत्थर के नीचे था ना। हाँ, वो तो चाह रहा था किसी तरह कोई तीसरा मंच आ जाए ताकि हम वहां जाकर कुछ पा लें। तो अब वो बात जब नेहरू जी ने उसका बैंक, वर्ल्ड बैंक का जब प्रस्ताव लिलियनथल की जब बात लिलियनथल ने की, तो वर्ल्ड बैंक ने फिर नेहरू और उनको लिखा पाकिस्तान को कि ऐसा ऐसा है, अगर आप चाहें तो हम ये बात करवा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम आर्थिक मदद भी करवाएंगे अगर आप सहमत हो तो। लेकिन कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल जरूर रहा होगा। वर्ल्ड बैंक को भी किसी का तो आशीर्वाद है ही। वर्ल्ड बैंक आशीर्वाद नहीं है, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका का ही है। हाँ, तो सीधे सीधे उस समय तो अमेरिका और इंग्लैंड ही तो थे। कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट भी तो इसमें छुपे होंगे ना। छुपे नहीं, अमेरिका छुपने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ जी। जैसे ब्रिटेन ने पाकिस्तान बनने के बाद सारी मदद ही पाकिस्तान की, और ये वर्ल्ड बैंक जो है कुछ भी मुझे लगता है कि ज्यादातर देशों ने ही पाकिस्तान की मदद की। क्योंकि हिंदुस्तान में तो संभावना थी नहीं कि एक बड़ी ताकत बन जाएगा। पाकिस्तान का तो ये डर, पाकिस्तान तो बार्गेन करता था कि मुझे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ रूस की तरफ। माने वो तो सीधी बात करता था ना, वो परहेज थोड़ी करते थे कि या तो तुम हमें मदद करो, नहीं तो हम तो रशिया के साथ जा रहे हैं, यूएसएसआर, रोजाना धमकी, सोवियत संघ के साथ जा रहे हैं। वो तो सीधे धमकियां ही मारते थे। यही इस संधि में भी उन्होंने किया जी जी कि या तो तुम हमारी मदद करो, नहीं तो हम तो फिर सोवियत रशिया के साथ जाएंगे, हम तो चाइना के साथ जाएंगे। तो अंततः संधि फिर कैसे हुई? तो हम चले गए वर्ल्ड बैंक में जी। वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या हुआ कि भारत में तो स्थायी सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जी। देश उनके पीछे था और उनके सामने कोई नहीं था जी। केवल नेहरू जी थे। और उधर क्या था पाकिस्तान में कि जिन्ना साहब तो 13 महीने में मर गए तपेदिक से जी जी। और उसके बाद जो नवाबजादा लियाकत अली था प्रधानमंत्री पहला, उसको भी गोली मार दी तुरंत ही। पाकिस्तान में तो शुरू से ऐसा चलता है। पाकिस्तान में जब लियाकत अली और जिन्ना मर गए तो उसके बाद तो बस वो एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा गया। तो होता क्या था कि कोई भी बात चलती थी सिंधु जल की जी, तो अगर कोई कुछ करना चाहता तो वहां शोर मचाता था, ये पाकिस्तान को बर्बाद करके छोड़ेगा, ये सारा पानी भारत को दे रहा है, पाकिस्तान के खेत सूख जाएंगे, पाकिस्तान में लोग मर जाएंगे, भूखमरी फैल जाएगी। पॉलिटिकल इशू हो गया, पॉलिटिकल ही हो गया जी जी। रोज शोर मचाना, रोज प्रदर्शन करना। और भारत में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो टीम बनाई उसमें पंजाब का भी प्रतिनिधि रखा, उसमें सिंध का भी रखा। तब तो ज्वाइंट पंजाब होता था। हाँ, ज्वाइंट पंजाब था, लेकिन सिंध तो अलग था जी। सिंध, पंजाब या जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो सकते थे उन सबके प्रतिनिधि उन्होंने रखे जी। और इंजीनियर रखे और दूसरे लोग भी रखे। और भारत में तो क्या हुआ कि प्रतिनिधि मंडल केवल एक अफसर दे दिया बस, वो और उसके असिस्टेंट। ना तो राजस्थान का कोई प्रतिनिधि रखा, ना जो आज का हरियाणा है उस समय का पूर्वी पंजाब हमारा कोई रखा, ना पंजाब का रखा, ना दिल्ली का रखा, ना गुजरात का रखा। सिर्फ एक, केवल एक वो अफसर और उसके 2-4 जो मातात होते हैं। पहले तो मिस्टर एन खोसला थे जो बाद में गवर्नर बने जी। जब उनकी डेथ हो गई या वो बीमार हो गए तो एनडी गुलाटी जो उनका असिस्टेंट था
उनको उनका हेल्पर था, उसको बागडोर दे दी। बस गुलाटी और नेहरू, पूरे देश को कोई लेना देना नहीं और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। तो भारत तो जो भी कह देता वो फाइलों में दबा रहता, गुपचुप था, किसी को मालूम नहीं पड़ता। और पाकिस्तान में जो हो रहा था वो नहीं, जो हो सकता था उसका शोर मचता। थोड़ा सा कहे वो ही शोर मचे, कहे नहीं वो अंदाजा ही लगा नहीं ये कहा होगा तो शोर मच जाए। तो हुआ क्या कि रोज ऐसा मचता रहा कि भाई पाकिस्तान में तो ये शोर मचता रहा कि भाई सारा पानी जो है भारत को दिया जा रहा है और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान सूखा हो जाएगा, यहाँ फसल ही नहीं होगी, गंदम नहीं होगा, यहाँ कपास नहीं होगा, हम मर जाएंगे और भारत खत्म कर देगा। और भारत में होता रहा कि भाई नेहरू जी कुल मिला के सुलझा लेंगे और कोई पूछता तो किसी को जवाब नहीं दिया जाता, क्या चल रहा है, हम चला रहे हैं, तुम चुप रहिए। तो भारत में तो स्थायित्व जो था सत्ता का वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। पाकिस्तान में जो अस्थिरता थी, 9 प्रधानमंत्री बदले, वो उनके लाभ में रहा। होता क्या था कि मतलब भारत चाह रहा था किसी तरह शांति हो। नेहरू जी का तो ये था कि अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अयूब खान आया ना, नेहरू बसाना चाह रहे थे पाकिस्तान बस जाए किसी तरह शांति से। नहीं, वो चाहते थे कि किसी तरह मामला शांत हो जाए। जी जी, पाकिस्तान बसाने की बात नहीं थी, उनका ये था कि भाई किसी तरह मामला निपट जाए। तो अयूब खान 58 में आ गए, उन्होंने फौजी राज कू करके फौजी शासन संभाल लिया, तो सर्वे सर्वा बन गए। तो अयूब खान ने बड़ी भारी चाल चली, कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं चल सकता। उसने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा क्या है, अरे कश्मीर कोई मुद्दा थोड़ी है, हमें तो पानी चाहिए, अगर पानी मिल जाए। ये अयूब खान के बयान है बकायदा ऑफिशियली, अगर हमारा पानी का मसला सुलझ जाए तो भारत से हमारा क्या झगड़ा है, कोई झगड़ा ही नहीं है, पानी की बात है। कश्मीर कोई झगड़ा ही नहीं है, कश्मीर तो झगड़ा ही नहीं है, जो कुछ चल रहा है वो पानी की वजह से चल रहा है। नेहरू जी झांसे में आ गए, उनको लगा कि अगर हम पानी को दे सुलझा लें, दरिया दिली दिखा दें, सुलझा लें तो कश्मीर भी हल हो जाएगा। अब वो ये नहीं उन्होंने ध्यान दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की दुखती रग है, ये तुम्हारे हाथ में ब्रह्मास्त्र है, ये तुम्हारे पास एकाग्नि है जो अचूक नहीं जा सकती। जी जी, अगर तुम सिंधु जल का सही तरह से बंटवारा करो, इस पे सोचो, तो इस पानी की वजह से आप पाकिस्तान से कश्मीर खाली करवा सकते हो बिना गोली चलाए। वे कश्मीर आराम से हमको दो, तो जाओ फिर पानी ले लो। लेकिन नेहरू जी में गलती ये हो गई कि वो समझे कि हम ऐसा कर देंगे तो पाकिस्तान ऐसा कर देगा, राजी होके कर देगा। हाँ, कर देगा, मतलब वो भल मानते कि एहसान के नीचे दब, एहसान मतलब कर भला हो भला। रघु यादव के जो मन के भाव उभर कर आ रहे हैं, मैं पहले भी एक बार चर्चा की थी, मतलब नेहरू की नीयत ठीक थी, नीति में चूक कर गए। नहीं, नीयत तो सब एक तो होती है भल मनसाहत कि आपका भोलापन। वो एक चाह रहे थे कि किसी तरह समझौता हो जाए, टकराव टले दोनों देशों का। लेकिन वो बेवकूफी की हद तक नहीं होना चाहिए। आप देश के प्रधान कह सकते हो कि बेवकूफी होगी नेहरू से बहुत बड़ी। जी, माने उनकी नीयत तो ये थी कि भाई हम पानी दे दें, उन्हें ये पता था कि पानी गलत दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, और अभी पूरा राजस्थान सूखा पड़ा है। जी, और ये आज की बात नहीं है, आजादी से पहले की बात है। ये अंग्रेज अधिकारी भी कह चुके हैं। 1901 में जो सिंचाई आयोग बना था उसके समक्ष भी कहा जा चुका था कि अगर इस तरफ राजपूताना की तरफ पानी दे दिया जाए तो ये जैसा सरस्वती कभी बहती थी उस समय, जैसा हरियाणा प्रदेश था, वैसा ये पुनः हो सकता है, ये पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। ऐसा आजादी से पहले कहा जा चुका था। जी जी, 1901 में सिंचाई कमीशन के सामने कहा जा चुका था। और कच्छ में भी पानी आए सिंधु नदी का, ये बात भी महारावल आजादी से पहले हो चुकी थी कि जो सिंध में नदी चलती है, हाजीपुर जो बैराज बन रहा था, उससे जो नदी आएगी उसको एक्सटेंड करके कच्छ के एक बड़ी क्षेत्र में भी 5-10 हजार या जितने हजार एकड़ में सिंचाई पहुंचा दी जाएगी। ये बातें कोई आजादी के बाद शुरू नहीं हुई है, ये अंग्रेजों के समय की बातें, आजादी से पहले की बात है। तो नेहरू जी भलमान, ये तो उनका अच्छा था कि कुछ लेन देन हो जाए, पानी अगर थोड़ा सा ज्यादा भी दे दिया जाए। जी जी, और अगर कश्मीर बिना प्रॉब्लम के पाकिस्तान खाली कर देता है तो कर लो। लेकिन पाकिस्तान, केवल आप अपेक्षा करें, आप अपने मन में मान लें और उनसे कुछ मौखिक भी ना कहलवाएं, ये बड़ी चूक थी। इसे बेवकूफी, वैसे तो राइटिंग में होना चाहिए था। ये बेवकूफी क्यों हुई
क्योंकि नेहरू जी और गुलाटी दो ही लोग जानते थे बात को, बाकी ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता था। विपक्ष था भी कमजोर उस समय। विपक्ष तो जैसे स्वतंत्र पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, अच्छा, विपक्ष तो था। थे विपक्ष तो थे, और खुद की कांग्रेस पार्टी में भी तो बहुत लोग थे। जो संसद में बहस हुई है, जो मेरी बुक में मतलब तो भीतर ही भीतर इस बुक में ही हुई ना सारे जो है, तो सिंधु संधि का जो सत्य है वो एक तरह से यही है कि सब कुछ गुपचुप चल रहा था। हाँ, इसमें एक चैप्टर है सिंधु जल संधि, आखिर संसद में चर्चा 2 घंटे। वो जो 2 घंटे की बहस मैंने छापी है, शायद 15-20 पेज ही है, ज्यादा नहीं है। जी जी। उसमें जो एमपी बोले हैं, उसमें जो कांग्रेस के एमपी बोले हैं, नेहरू जी की पार्टी के, उनको सुनने लायक है। तो हरीशचंद्र माथुर हैं, तो लोग पढ़ेंगे किताब तो सुनेंगे। तो हम तो सार जानना चाहेंगे। हाँ, कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये कांग्रेस के एमपीओ का कहना है कि आपने लेन देन नहीं किया है, आपने देन देन किया है। ये हरीशचंद्र माथुर राजस्थान वाले ने भी कहा है कि आपने क्या कर दिया, संभावनाएं खत्म कर दी। तो समझौता क्या कर दिया, मतलब पानी कर दिया, ये कर दिया कि जो पूर्वी नदियां हैं, ये आपकी सतलुज का मतलब ब्यास सतलुज में आती है, रावी, ब्यास और सतलुज। तो रावी छोटी नदी है, ब्यास और सतलुज ये तो भारत को दे देते हैं। जी जी, इनका भारत पानी इस्तेमाल करे। और जो है चिनाब, झेलम जी और सिंधु, ये पाकिस्तान की हो जाती है। पानी की मात्रा उनमें ज्यादा, पानी की मात्रा नहीं। पहली बात तो चिनाब नदी कश्मीर में नहीं, हिमाचल में शुरू होती है। और हिमाचल तब अलग प्रदेश नहीं था, तब पंजाब में ही था। हिमाचल तो बाद में बना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हिमाचल में जो लाहौर स्पीति है, वहां से चंद्र और भागा नाम की 2 धाराएं चलती हैं। जी जी। वो तंडी नाम के स्थान पर मिलती है, वहां से वो चंद्रभागा के नाम से चलती है। और किश्तवाड़ में वो हिमाचल की सीमा को लांघ करके कश्मीर में घुस जाती है। कश्मीर में उसका नाम चिनाब होता है जी। ये नदी पंजाब की थी जी जी। फिर चिनाब जो है किश्तवाड़ से आगे चिनाब के रूप में चलती है। और उसके आगे 2 नहरें पहले भी थी। रणवीर, ये जो महाराजा कश्मीर था, उन्होंने वहाँ नहरें बनवा रखी थी, बांध था उससे, तो मराला में शायद। तो चिनाब, अब दिक्कत क्या है कि ये जो रावी, ब्यास और सतलुज है, इनमें पानी है ही नहीं। अगर 100 लीटर पानी सिंधु जल संधि, सिंधु नदियों में है, तो 20 लीटर से भी कुछ कमी है इन नदियों में जो भारत को मिली है। चिनाब, रावी और ब्यास, इनमें पानी 33 या 35 मिलियन एकड़ फुट है जी जी। और जो मिली है पाकिस्तान को, चिनाब, झेलम और सिंधु जी जी, उनमें 80% पानी है। मतलब दोगुने से भी ज्यादा पानी है। दोगुना थोड़ी, हमारा 5वां हिस्सा है। हाँ जी, हाँ जी। उनके 4 हिस्से हैं। बहुत बड़ा गैप, बहुत गैप हो गया। फिर दिक्कत क्या है कि जो कुछ निर्माण नहरों का हुआ था, अंग्रेजों ने, अब उसका कारण मैं बताऊंगा तो वो लंबा हो जाएगा। नहीं, हम थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे। हाँ। हम इसके जो एंड की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बाकी तो पाठक जो जिनको पढ़ना होगा, हाँ, सिंधु संधि का सत्य पढ़ लेंगे। इसको कोई भी पढ़ नहीं पाएगा 1-2 दिन। हाँ, महीना चाहिए इसको पढ़ने में। हाँ, महीना। और फिर भी वो समझ पाएगा कि नहीं, पता नहीं मुझे। हाँ, लेकिन मैंने सब कुछ ही लिखा है इसमें। लेकिन ये है कि अब जो आपसे जब मेरी चर्चा हुई, जब सिंधु जल समझौता नरेंद्र मोदी सरकार ने निरस्त किया, तो उसके बाद में जब मेरा एक सवाल ये आया था कि नहीं, दिक्कत ये है, मोदी जी ने इसको निरस्त नहीं किया है जी, इसको स्थगित किया है जी जी। हम चाहते हैं कि इसको निरस्त किया जाए। तो भारत एक तरफा निरस्त करने की हैसियत, ये 2 देशों के बीच है। वो हमसे समझौता जो होता है उसको मानते ही नहीं कभी, ना शिमला का मानते हैं, ना 65 में ताशकंद का कोई मानते ही नहीं है वो। तो आप क्यों मानते हैं? जैसे और समझौते भारत पाकिस्तान की पुस्तक में सुझाव दिया गया है कोई? नहीं, पुस्तक में तो मैंने केवल संधि पुस्तक में तो पानी का संधि का है, बता दिया कि ये मामला आप जो करना है कर लो। जी जी जी। क्या जी, मैं काहे को कहूँ कि भाई तुम, मैं कोई आज प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं। हाँ, ना मैं मंत्री हूँ। मैंने तो बता दिया कि भाई ये सारी हकीकत है जी जी। और मेरा ये मानना है कि संधि तो दोनों देशों के बीच होनी है जी जी। जब एक नदी या कोई नल दो घरों में जाता है तो लेकिन इसको रद्द कर देना चाहिए और इसका नवीनीकरण होना चाहिए या दोबारा होनी चाहिए जी जी। कोई दूसरा अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है और रद्द करने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर नहीं है, कोई भी तीसरा पक्ष नहीं है। जो तीसरे पक्ष हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, अब आपने कहा ना कि वर्ल्ड बैंक में अमेरिका तो था ही। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड जी जी और न्यूजीलैंड,
ये जो देश जो अमेरिका गुट कहलाता है जी जी या यूरोपियन गुट कहलाता है, वो सारा वर्ल्ड बैंक है। जी जी। तो इन देशों ने संधि होने के साथ पाकिस्तान को $100 मिलियन की मदद की थी नहर बनाने, वहां पर नहर बनाने के लिए। तो इनके भी साइन हुए हैं, पर सिंधु संधि पे नहीं हुए। जो इस संधि के साथ जो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के लिए वो समझौता हुआ है, हाँ, उसमें इनके साइन है। उसमें वर्ल्ड बैंक के भी हैं, उसमें भारत ने भी कर दी है और सबके हैं, क्योंकि भारत ने भी वहां पाकिस्तान में जो पूर्वी नदियों की नहरें थी उनके रिप्लेसमेंट के लिए $62 मिलियन देना स्वीकार कर लिया। माने कमाल ही कर दिया। नेहरू जी ने इतना उदार तो मेरे ख्याल से ना कोई पैदा हुआ है ना कभी कोई होगा। बड़ा उदार, बहुत उदार मना हद की, हाँ, बहुत ही कमाल कर दिया। और अब मैं एक बात बता दूं, इस तो काफी बातें करेंगे। हाँ, इस संधि को करवाने वाले जो भारत के अधिकारी थे, लीड करने वाले, निरंजन डी गुलाटी जी, उनका तो सबसे लास्ट में आपने वर्णन, उन्होंने किताब लिखी है इस ट्रीटी के बारे में, सबसे लास्ट में वर्णन कर रखा है। उन्होंने साफ कुछ भी नहीं लिखा है। उनके जो फुट, ये तो कह सकते हो मैंने एक दिन में इतना तो पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ लास्ट में। उनके जो फुटनोट है ना, फुटनोट, जी जी, उस फुटनोट में पढ़ना पड़ेगा और उसकी भी बिटवीन दी लाइंस जाना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ठीक। तो इसमें जो इस गुलाटी की बुक का जिसने वो लिखा है प्रीफेस, प्राकथन, उन्होंने लिखा है, दे रखा है बुक का जो, उन्होंने कहा है, वो इलिफ है, मिस्टर इलिफ, इंग्लैंड के थे वो, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी। उन्होंने कहा है कि जो संधि एक पक्ष को सब कुछ देती है जो वो चाहता है, वो अच्छी संधि नहीं हो सकती। तो पहली बात तो इलिफ के अनुसार द्विपक्षीय नहीं है, एक पक्ष को दबाया हुआ है, ये अच्छी संधि नहीं है, इलिफ का कहना है। गुलाटी का कहना यह है कि जब मैं रिटायर हुआ 28 फरवरी 1961 जी, उस दिन मैं नेहरू जी से मिलने गया जी। जब मैं उनके चैम्बर में गया तो नेहरू जी बड़े मायूस मन से मेरे से बोले कि गुलाटी, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ नहीं। उनको लग रहा था, दर्द था, बहुत पीड़ा में थे वो, तो जैसा उम्मीद की थी वैसा हुआ नहीं। तो गुलाटी अपनी किताब में लिखता है कि मेरे ये कहने से उनको सांत्वना नहीं मिली होगी कि ऐसा कोई संकेत उन्होंने पहले भी नहीं दिया था, जो बातें वो कह रहे थे या जैसी अड़ियल रुख वो अपना रहे थे, उससे ऐसा कोई आभास होना नहीं चाहिए था। जी। फिर गुलाटी टिप्पणी करते हैं कि जो परिणाम नेहरू और शुभचिंतक लोग सोच रहे थे वैसा ना आने का नेहरू जी पर घातक असर हुआ, सेहत पर, और मैं कह सकता हूं कि ये उनके अंत की शुरुआत है। ये मैं नहीं कह रहा, निरंजन डी गुलाटी कह रहा है, सेहत इसी वजह से गिरी। हाँ, वो एक गुलाटी कह रहा है कि नेहरू का अंत सिंधु जल संधि की वजह से हुआ जी। ये गुलाटी का कहना है। ठीक है, आपने पुस्तक के लेखक पूर्व विधायक रघु यादव की बातें विस्तार से सुनी है। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा विस्तार में है, लगभग 1 महीने का समय ये बता रहे हैं पढ़ने में लगेगा। जिनकी सिंधु जल समझौते में, जिनको सिंधु संधि का सत्य जानना है, यह पुस्तक उनके लिए है। एनजेपी चैनल पर हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि जो समझौता हुआ था उसके एक विशेष, उस समझौते का रघु यादव ने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। SYL को लेकर के भी अध्ययन किया है। हाँसी बुटाना जो बाद में बनाई उस पर भी समय समय पर टिप्पणी आती रही। लेकिन इस पुस्तक में जो इन्होंने लिखा है सिंधु संधि का सत्य, उसका सार यह है कि नेहरू उदार मना थे, उन्होंने भल मनसाहत में बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। लेकिन भारत ये परिणाम भुगतने के लिए मजबूर नहीं है। भारत चाहे तो इस संधि को परमानेंट निरस्त कर सकता है। अभी नरेंद्र मोदी ने इस संधि को केवल स्थगित किया है। अच्छा ये रहेगा, भारत के हक में ये रहेगा अगर इस संधि को परमानेंट निरस्त कर दिया जाए। रघु यादव की बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन मैं महज जी एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि भारत इसको निरस्त कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज मैं जब चल रहा था घर से तो मुझे मालूम पड़ा कि भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच हो रहा है। तो पहलगाम के बाद, वो अलग बात नहीं, वो अलग बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वो अलग बात नहीं है। अच्छा बताइए। जो लोग पहलगाम के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, वो इस संधि को निरस्त करने के बाद वापस भी बहाल कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सिंधु थाले के लोग हैं भारत में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कश्मीर और गुजरात का कच्छ, इन सब लोगों को एक आंदोलन चलाना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए कि भारत सरकार इस संधि को रद्द करे और जो चिनाब का पानी
उस समय पंजाब में और अब हिमाचल में है, उसको डाइवर्ट करके राजस्थान की प्यास बुझाए। और जब तक हम चिनाब का पानी नहीं लाएंगे तब तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। मतलब आपको नहीं लगता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता रद्द करने से किसी ये देश अंतर्राष्ट्रीय थोड़ी है, ये दो देशों का है, दो देशों का भी हाँ। है, लेकिन मुकरना भी तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाब तो देना बनता ही है। मुकरना थोड़ी है कि गलती हो गई, वो गलती को सुधारना हमें सबको अधिकार है। ठीक है, गलती है ये, हाँ। मुकरने की बात नहीं है। आपको रघु यादव की बात से सहमत और असहमत होने का पूरा अधिकार है। ये विशेषज्ञ है पानी के मामले के, सिंधु जल संधि को लेकर इन्होंने अध्ययन किया है, इसलिए आपकी बात को मैं कहूंगा कि पाठक, हाँ। दर्शक ध्यान से सुने, और गौर करें और इस पुस्तक को पढ़ करके भी अपनी टिप्पणी दे। और जिनको पुस्तक लेनी हो रघु यादव से संपर्क कर सकते हैं। नहीं, ये फ्लिपकार्ट पे जी और अमेजोन पर उपलब्ध है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर 19 तारीख से उपलब्ध है, कोई भी अपने घर मंगा सकता है। 19 तारीख हाँ, से मेरे पास नहीं है। तो ये आपने एनजेपी, हाँ, मेरे को जो 20 कॉपियां उन्होंने दी है प्रकाशक ने, जी उनमें से मैंने एक आपको दी है। जी तो पुस्तक बेचेगा अमेजोन, पुस्तक देगा फ्लिपकार्ट, मैं देने वाला नहीं हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघु यादव। बहुत धन्यवाद आपको भी भाई जी।